हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित अवधारणाओं से रिलेटेड। इससे पिछले वाली वीडियोस में हमने समग्र मांग की मीनिंग को समझा था और उसकी डेफिनेशन को समझा था, और उसके बाद वाली वीडियो में हमने समग्र मांग अनुसूची को देखा था। आई होप वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आज की वीडियो हमारे होने वाली है समग्र मांग वक्र के ऊपर, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनता है वो कैसे बनाया जाता है उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसकी अनुसूची को देखेंगे, फिर उसके कर्व को देखेंगे, और उसके बाद में एग्जाम में जो जो आपको पॉइंट्स लिख कर आने हैं इसका एक्सप्लेन करने के लिए वो सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। यहाँ पर इन पॉइंट्स का जिक्र मैंने शॉर्ट में किया है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में इनको लिखोगे तो आपको डिटेल में इनको एक्सप्लेन करना होगा कि एक एक पॉइंट में होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो समग्र मांग की अनुसूची होती है इसमें सबसे पहले आता है आय, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिखा जाता है उपभोग, जिसको सी से लिखा जाता है। उसके बाद में निवेश आते हैं जिसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और समग्र मांग आती है जिसको एडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम होता है एग्रीगेट डिमांड, इसलिए इसको एडी से डिनोट किया जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि जो डिमांड होती है उसमें कंजप्शन आता है और इन्वेस्टमेंट आती है, तो इन दोनों का जो एडिशन होता है वो एग्रीगेट डिमांड होता है। वैसे हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में जब देखा था कि एग्रीगेट डिमांड वो होती है जो अलग अलग आय के स्तर पर लोगों की डिमांड को शो करती है। यानी कि जब लोगों की अलग अलग इनकम होती है तब वो किस हिसाब से अपनी मांग को बढ़ाते या घटाते, कैसा होता है वो शो होता है एग्रीगेट डिमांड से। इसमें सबसे पहले इनकम अगर 0 है तो उपभोग होगा 40। यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट को 2020 माना हुआ है क्योंकि ये कांस्टेंट मान रखा है। हमने एज्यूम किया है कि इनकम लेवल किसी पर्सन का चाहे कितना भी हो, भले 0 इनकम लेवल है या 600 रुपए इनकम लेवल है, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो हमने सेम मानी हुई है, तो इसलिए हम इसको 20-20 मानेंगे। कंजप्शन का जब हम बनाएंगे उपभोग तो हम इसमें 80-80 का गैप लेंगे, और उसके बाद में जब एडी इन दोनों का टोटल होता है तो 40 और 20 हो गए 60, 120 और 20 हो गए 140, उसके हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे। इनकम को हमने 0 से स्टार्ट करके 600 तक पॉइंट किया है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन जरूर होती है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वो 40 होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी पर्सन है, अगर किसी पर्सन की इनकम 0 भी होती है लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ सामान वो कंज्यूम जरूर करेगा। वो अगर कोई सामान कंज्यूम करेगा तो अपनी पिछली सेविंग्स में से सामान को कंज्यूम करेगा। तो यानी कि अगर किसी पर्सन की इनकम 0 भी होती है तो वो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन, उपभोग अवश्य करता है, इसलिए इसको स्वायत्त उपभोग की संज्ञा दी गई है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्वायत्त उपभोग क्या होता है, तो जब किसी पर्सन की इनकम लेवल 0 होती है और तब भी वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो खर्चा करता है उसको स्वायत्त उपभोग कहा जाता है। अब क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है कि आय 0 होने पर क्या कंजम्पशन भी 0 हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है नहीं, क्योंकि आय 0 हो, भले किसी पर्सन की या 600 हो, तो कंजम्पशन जरूर कुछ ना कुछ जरूर करता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। अब उसके बाद में जब हम इसके एडी को निकाल लेंगे, इन सबको ऐड करने के बाद में, तो फिर हम एक कर्व बनाते हैं। कर्व जब आपको बना दिया जाएगा उसके नीचे इन पॉइंट्स को डिटेल में लिखना होता है। कर्व में हमने पहले भी समझा था कि एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं इनकम को और वाई एक्सिस पर हम लेंगे समग्र मांग को। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो वाई एक्सिस पर शो करनी होती है और जो इनकम होती है वो एक्स एक्सिस पर शो करनी होती है। इनकम में हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होकर 100 का गैप लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपको गैप लेना है वो अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो 0 से हमने स्टार्ट किया इनकम, 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक लिखने के बाद में उसके बाद में जो वाई एक्सिस होता है हमारा उसके ऊपर हमको एडी लेना है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड को लेना है, और कंजप्शन कर्व भी इस पर ही बनेगा और इन्वेस्टमेंट कर्व भी इस पर ही बनेगा। तो अब इसको बनाने के लिए हम 80-80 का गैप लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमारा उपभोग होता है पहले 40 होता है, लेकिन बाद में जो इसका गैप है वो 80-80 का है। तो कंजप्शन का जो कर्व है यानी कि उपभोग का जो वक्र है उसको सरल रूप में बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर गैप ले लेते हैं। तो हमने गैप ले लिया 80, फिर उसके बाद में 160, 240, जितना जितना यहाँ पर गैप लिया हुआ है 80-80 का, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गैप ले लेंगे। तो 80, 160, 240, 320 ये गैप लेने के बाद में अब हम जब इस पे प्लॉटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बना लेंगे कंजप्शन का वक्र। तो उपभोग वक्र बनाने के लिए यहाँ से आपको पॉइंट देखना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको पॉइंट करते जाना है। अब देखो 0 लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर होता है, यानी कुछ ना कुछ उपभोग जरूर करेगा पर्सन। इस कंजम्पशन को बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। अब इसको डिनोट किया जाता है सी बार से, ये आपको याद रखना है।
तो 0 पॉइंट ऑफ लेवल पे अगर किसी पर्सन की इनकम 0 है लेकिन तब भी वो कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करेगा, तो 0 से 80 के बीच में 40 को हम मान लेंगे कि 40 यहाँ पर होगा। अब 40 ये हो गया। उसके बाद में जब 100 है किसी की इनकम, तो उसका जो उपभोग है वो 120 हो जाएगा। तो 100 के ऊपर हम 120 मानेंगे, 80 और 160 के बीच में यहाँ पर आ गया। उसके बाद में 200 पर 200। अब ये भी आपको याद रखना है कि जब किसी पर्सन की इनकम और उसकी जो उपभोग होती है वो दोनों बराबर हो जाती है, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो अगर किसी पर्सन की आय और उपभोग दोनों समान हो, यानी कि दोनों बराबर हो, जितनी इनकम उतने उसने कंजप्शन कर दी, यानी जितना पैसा आया उतना उसने खर्च कर दिया, तो वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। 200 पर पॉइंट करना है 200, तो 200 के ऊपर हमने पॉइंट कर दिया 200। 200 का जो पॉइंट है वो 160 और 240 के बीच में आएगा लगभग यहाँ पे। जब आप इस ग्राफ को नोटबुक के ऊपर बनाओगे तो ये सीधा पॉइंट के ऊपर पॉइंट आएगा। बोर्ड पर ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब यहाँ पर 300 जब उस पर्सन की आय है तो उपभोग 280 हो जाएगा। 300 पर हम 280 लेंगे कुछ यहाँ पे। उसके बाद में जैसा जैसा पॉइंट है उसको ड्रॉ करने के बाद में स्केल से ड्रॉ कर देंगे। अब जब आपको ये उपभोग वक्र बनाना है तो 0 से 40 के बीच में, यानी कि 40 पर जो हमारी स्वायत्त उपभोग होती है, ऑटोनॉमस कंजप्शन जो होती है, उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाना है कि ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है। यहाँ से लेकर यहाँ का पॉइंट है, बुक के अंदर ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन का, यानी कि वो स्वायत्त उपभोग का है। तो ये आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में अब हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट का वक्र, क्योंकि ये बहुत आसान है। हमने एज्यूम किया हुआ है कि इनकम चाहे कितनी भी हो पर्सन की, वो 20 का ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो निवेश कितने की होगी? 20 की। तो 20-20 की इन्वेस्टमेंट होगी। तो 0 पे भी 20 है, 100 पर भी 20 है, 200 पर भी 20 है। फिर इसको हम ड्रॉ कर देंगे और जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के, यानी कि जैसा एक्स एक्सिस है बिल्कुल वैसा ही उसके पैरेलल बनेगी इन्वेस्टमेंट का कर्व, निवेश वक्र। अब उसके बाद में ड्रॉ करेंगे समग्र मांग वक्र को। समग्र मांग वक्र यहाँ पर दे रखा है। 0 लेवल ऑफ इनकम पर ये 60 होता है, तो 0 पे इसको ड्रॉ करना है। 60 लगभग 40 से ऊपर होगा और 80 से नीचे होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 100 पर ये 140 होगा, तो 100 के ऊपर 140, तो ये 80 और 160 के बीच में। फिर 200 पर 220, 200 पर 220 होगा, 240 से कम और 160 से ज्यादा। ऐसे जब आप इसको पॉइंट करते जाओगे तो ये एडी का कर्व बन जाएगा। अब जब ये तीनों कर्व आपके बन जाएंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि उपभोग वक्र का ढलान कैसा होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो आपको लिखना है कि उपभोग वक्र का ढलान एक सीधी रेखा होती है और इसका ढलान ऊपर की तरफ होता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जो उपभोग वक्र का ढलान होता है वो ऊपर की तरफ होता है और ये एक सीधी रेखा में होता है। पहले हम समझेंगे कि ये सीधी रेखा में क्यों होता है। तो ये एक सीधी रेखा में इसलिए है क्योंकि अगर हम यहाँ पर नजर डालेंगे तो इसके बीच का जो गैप है वो 80-80 का ही है, यानी कि जो इसके बीच में डिफरेंस होता है वो 80-80 का ही है। जब भी किसी के बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, अगर वो समान है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा। तो यहाँ पर जो इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सीधी रेखा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल बराबर है, 80-80 का ही अंतर है। अगर इसके बीच का अंतर कहीं पर 80 कहीं पर 40 होगा तो अलग अलग आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि उपभोग वक्र का जो ढलान है वो ऊपर की तरफ होता है। अब ऊपर की ओर ढलान इसलिए क्योंकि आय और उपभोग में सकारात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि जो इनकम होती है और कंजप्शन होती है दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसका कंजप्शन भी बढ़ता है, अगर आय बढ़ेगी तो उसका उपभोग भी बढ़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी वक्र का ढलान ऊपर की तरफ होगा तो जो उसके फैक्टर होंगे दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाएगा। धनात्मक संबंध का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। जैसा डिमांड वक्र होता है वो नीचे की तरफ उसका ढलान होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस में और डिमांड में अपोजिट रिलेशन होता है कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड कम हो गई। तो वहां अपोजिट रिलेशन जब भी होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ जो कर्व आएगा वो इसलिए आएगा क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये बात आपको इसमें लिखनी है। जब आप इसका वक्र ड्रॉ करेंगे तो उसके साइड में ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी कि यह ऊपर की ओर ढलान एक सीधी रेखा होती है और क्यों होती है वो लिखना पड़ेगा। और सीधी रेखा इसलिए होती है क्योंकि दोनों के बीच में अंतर समान होते हैं। अब उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट का कर्व होता है, यानी कि जो निवेश का कर्व है, वो एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा होने का कारण मैंने आपको भी बताया कि जब उसके बीच का जो गैप होता है वो डिफरेंस जब बराबर बराबर होगा तब उसके बीच में जो सीधी रेखा बन जाएगी। तो यहाँ पर गैप है 20-20 का, 20-20 का जो डिफरेंस है वो 20-20 का बराबर है, इसलिए एक सीधी रेखा है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये एक्स एक्स के बिल्कुल समानांतर क्यों है, यानी कि पैरेलल क्यों है, ये ऊपर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये कभी भी बदल नहीं रहा है, ये 20-20 ही है।
जो निवेश है उसको हमने एज्यूम किया है कि इनकम लेवल कितना भी हो निवेश बदलेगा नहीं, निवेश उतना ही रहेगा। अगर इनकम 0 है किसी पर्सन की तब भी वो निवेश 20 का करेगा, अगर उसकी इनकम बढ़ के 400 हो जाएगी तब भी निवेश 20 का करेगा, और इनकम 600 है तब भी निवेश 20 का ही करेगा। तो निवेश बदल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर जो निवेश का वक्र है वो बिल्कुल एक्स अक्ष के समानांतर आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगा। 2 पॉइंट है इसके, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं कि जो निवेश का वक्र होता है वो सीधी रेखा होता है। सीधी रेखा इसलिए क्योंकि उनके बीच का जो गैप है वो बराबर बराबर है। अब वो एक्स एक्स के बिल्कुल समानांतर है, यानी कि पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि जो उसका गैप है वो बदल नहीं रहा है, वो 20-20-20 वो कांस्टेंट ही है, वो बदल नहीं रहा है, इसलिए वो एक्स अक्ष के समानांतर है। जब आप इस वक्र को बना लोगे, उपभोग वक्र को, निवेश वक्र को और एग्रीगेट डिमांड के वक्र को, तो उसके बाद में आपको कुछ पॉइंट्स इसके नीचे भी एक्सप्लेन करने होंगे एग्जाम में। अब उनमें से 5 पॉइंट है जो शॉर्ट में यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन 5 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन करते चलोगे अपने साथ में। तो जो एडी होता है उसको समग्र मांग बोलते हैं, सी से हमारा कंजप्शन होता है, आई से हमारा निवेश होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है इसमें कि जो ये उपरोक्त वक्र है उसमें यह दर्शाया गया है कि समग्र मांग इज इक्वल टू उपभोग जमा निवेश, ये पॉइंट लिखना है। उसके बाद में उपभोग का न्यूनतम स्तर हमेशा होता है भले ही आय 0 हो, यानी कि जो उपभोग है वो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ही, भले किसी व्यक्ति की आय अगर 0 भी है तब भी वो अपनी जिंदगी चलाने के लिए दैनिक गतिविधियों में कुछ ना कुछ उपभोग करने के लिए पैसा खर्च करेगा ही करेगा। तो अगर किसी पर्सन की आय 0 है तो उपभोग का न्यूनतम स्तर हमेशा पाया ही जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। तो ये आपको लिखना है कि उपभोग का न्यूनतम स्तर हमेशा पाया जाएगा, भले किसी व्यक्ति की इनकम 0 हो तब भी पाया जाएगा, और इसको हम स्वायत्त उपभोग कहेंगे। तो ये इसका दूसरा पॉइंट खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट है उपभोग वक्र का ढलान, यानी कि अब आपको जो उपभोग वक्र का ढलान यहाँ पर लिखा है उसको भी इसमें एक्सप्लेन करना है। उपभोग वक्र का ढलान सीधी रेखा होती है और ऊपर की ओर इसका ढलान होता है। सीधी रेखा इसलिए क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल समान है, और ये ऊपर की ओर ढलान इसका इसलिए होता है क्योंकि उपभोग में और आय में सकारात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि अगर आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में निवेश वक्र का ढलान, इसको एक्सप्लेन करना है। निवेश वक्र का ढलान एक सीधी रेखा होती है और ये एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर होती है। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सीधी रेखा इसलिए क्योंकि गैप जो है वो सेम है, और एक्स अक्ष के समानांतर इसलिए होती है जो हमारे निवेश है उसको हमने एज्यूम किया हुआ है कि वो 20 है, यानी कि हमने ऐसा माना है कि जो निवेश है वो 20-20 रहेगा भले इनकम का स्तर कुछ भी हो। 5वां पॉइंट आपको ये लिखना है कि जो समग्र मांग वक्र का ढलान होता है वो ऊपर की ओर होता है। जो पॉइंट यहाँ पर लिखा था उपभोग वक्र में, वही पॉइंट यहाँ पर लिखना है समग्र मांग वक्र में, कि समग्र मांग वक्र का जो ढलान है वो ऊपर की तरफ होता है और एक सीधी रेखा होती है। ऊपर की तरफ क्यों होगा? क्योंकि इनकम में और समग्र मांग में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। इनकम बढ़ेगी तो समग्र मांग बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो समग्र मांग घटेगी। तो इनकम बढ़ने पर समग्र मांग बढ़ता है और इनकम घटने पर समग्र मांग घटता है। तो ये इसमें एक्सप्लेन करना है। सीधी रेखा क्यों होती है वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसके बीच का जो अंतर है वो 80-80 है, तो इसलिए एक सीधी रेखा होती है और ऊपर की ओर इसका ढलान होता है। तो यहाँ पर हमने समग्र मांग वक्र को देखा, समग्र मांग अनुसूची को देखा, निवेश वक्र को देखा, उपभोग वक्र को देखा, इनके ढलान के बारे में समझा है, निवेश वक्र के बारे में समझा है, ये सीधी रेखा क्यों होती है, एक्स अक्ष के समानांतर क्यों होती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।